जैसे कि आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियोस में देखा था, हमने क्लास 11th की कुछ दो वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पे बात करी थी। डेफिनेशन में हमने आप लोगों को बताया था बहुत सारी चीज़ें कि भाई डेफिनेशन के थ्रू हम क्या-क्या अकाउंटिंग इस बार 11th में करने वाले हैं। न्यूमेरिकल पार्ट हमने उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था, आपसे एक ओवरव्यू आपको न्यूमेरिकल का दिया था। तो आज उसी की सीरीज में हम अपनी नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम आपके कुछ टॉपिक कवर करेंगे, which is objective of accounting, advantages of accounting, limitations of accounting and आपका branches of accounting। आज अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को देखने से पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें और वीडियोस के साथ साथ आप अपने लाइक और कमेंट डालना ना भूलें जिससे कि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि हम आगे और अच्छी वीडियोस और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो के पहले टॉपिक से, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखिए अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखिए जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने जो है डेफिनेशन में देखा था, हम जर्नल अकाउंट बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस करते हैं, बट इससे हमारा प्रॉफिट असरटेन नहीं होता। तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट और हमारी बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन होती है। आज उसी टॉपिक को लेते हुए हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली हमारे दो होते हैं। सबसे पहला होता है असरटेन द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब कि हमें फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द एंटरप्राइज का एनालिसिस करना होता है कि भाई क्या आ रहा है, और असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। अब जब हम बात करते हैं असरटेन फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ एन एंटरप्राइज, तो फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब ये होता है कि भाई हमें हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। देखिए कोई भी हम यदि बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रॉफिट अर्न करना तो हमें कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, कितना प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ, कितने परसेंटेज में हुआ, 10%, 15% या 20%, तो वो चीज निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, अकाउंटिंग। जब हम इस चीज को निकालने के लिए अकाउंटिंग करते हैं तो उस अकाउंटिंग में हमें क्या करना होता है, पी&एल अकाउंट बनाना होता है। जिस पी&एल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है कि हमारी फर्म को एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो इससे हमारा प्रॉफिट पता पड़ता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है हमारा असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब जो भी मेरी एंटरप्राइज है, जो भी मेरा बिजनेस है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। क्या हमारी एसेट्स ज्यादा है या हमारी लायबिलिटीज ज्यादा है, तो ये हमारी क्या होती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं हम लोग कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या खराब है। तो इस फाइनेंशियल पोजीशन को एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी या बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनाते हैं। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब हम बढ़ते हैं आगे अकाउंटिंग के एडवांटेजेस। देखिए ये हमारे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग हमारे हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड, असरटेन द फाइनेंशियल रिजल्ट, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, कंपैरेटिव एनालिसिस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है कि भाई जितनी भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उस कैपिटल को जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो हम सही तरीके से कैसे और कहां पर लगाएं, दैट इज अ पार्ट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब कि जो ओनर ने कैपिटल लगाई है उस कैपिटल का कितने का रॉ मटेरियल परचेज करें, कितने की हम लेबर को हायर करें जो प्रोडक्शन करेगी, कितने की मतलब हम उसमें जो है किराया या भाड़ा जिसको हम कैरेज बोलते हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करके लाने का खर्चा होगा, तो वो सब सारी कैलकुलेशन करना, कितने रुपए की हमें एसेट परचेज करनी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन वेरियस हेड। तो ये हमारा अकाउंटिंग का सबसे पहला एडवांटेज होता है। यदि हमने कहीं पे गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम अकाउंटिंग के थ्रू उसको रेक्टिफाई आगे फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट असरटेन द फाइनेंशियल रिजल्ट, ये भी हमने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था पीछे कि अगर हमें फाइनेंशियल रिजल्ट एनालिसिस करना है तो हम क्या करेंगे कि
बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मेरा क्या होगा कि मुझे फाइनेंशियल रिजल्ट मिल जाएगा कि भाई जो मैंने बिजनेस की एक्टिविटी करी उस बिजनेस एक्टिविटी पे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आइदर मुझे प्रॉफिट हुआ या आइदर मुझे लॉस हुआ। देन थर्ड पॉइंट भी हमने पढ़ा था डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम बैलेंस शीट के थ्रू अपनी क्या कर देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं। अब जब कंपनी की बैलेंस शीट के थ्रू हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज, हमारी जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं उनको पता चलेगी। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लाइक इन्वेस्टर्स, लाइक मान के चलिए एम्प्लॉइज, लाइक मान के चलिए कस्टमर, उनको जब पता चलेगी तो हो सकता है वो इन फ्यूचर में हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो। तो ये हमारे एडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी मतलब कि जैसे भी हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि भाई हमने प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट निकाल लिया, कितना हुआ, बट प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी हम देखते हैं कि जो हम सेल कर रहे हैं उस सेल के कितने प्रपोर्शन में, कितने परसेंटेज में हमारी जो है नेट प्रॉफिट हमारा हो रहा है, आइदर 5%, आइदर 10%, आइदर 15%, और हम उसको जो है हम चाहते कितना है कि भाई कितना परसेंट वो हमारा जो प्रॉफिट है वो होना चाहिए। तो ये चीज हम देखते हैं प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में कि भाई मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो टोटल जो मैंने अपनी कैपिटल लगाई है या टोटल जो मैंने सेल करी है उसका 5% है, उसका 10% है, 20% है, तो वो हम अपनी अकाउंटिंग के थ्रू प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी अपनी निकालते हैं और उसको फिर कैसे इंक्रीज करना है उस पे भी वर्क किया जाता है। देन कंपैरेटिव एनालिसिस। अब कंपैरेटिव एनालिसिस जो है अकाउंटिंग में वो दो तरीके से हो सकता है। आइदर आप क्या कर सकते हो, अपनी फर्म का कंपैरेटिव एनालिसिस अपनी फर्म के पुराने रिकॉर्ड से कर सकते हो, या अपनी फर्म का, जैसे मान के चलिए आपकी रेडीमेड गारमेंट्स की फर्म है और आप किसी दूसरे बिजनेसमैन की रेडीमेड गारमेंट की फर्म से अपने अकाउंट्स को और उसके अकाउंट को कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक बना सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि भाई वो यदि प्रॉफिट अर्न ज्यादा कर रहा है तो वो कहां पे कितना कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, उसकी मशीनरी कितने की है, या मान के चलिए उसने लेबर या जो वेजेस हैं वो जो दे रहा है और जो सैलरी दे रहा है एम्प्लॉइज को, क्या सैलरी दे रहा है और आप क्या खर्चा कर रहे हो, आपके जो है एक्स्ट्रा अदर एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं और उसके कितने आ रहे हैं। तो वो सब सारा कंपैरिजन चार्ट आप अपने खुद की कंपनी का पुराने ईयर का, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का आप कंपैरिजन कर सकते हो, या आप किसी दूसरी कंपनी का, जैसे मान के चलो आपकी एबीसी लिमिटेड कंपनी है और किसी की XYZ लिमिटेड कंपनी है, तो एबीसी लिमिटेड कंपनी के सेम टाइम पीरियड के इनकम और एक्सपेंडिचर या एसेट्स और लायबिलिटीज का कंपैरिजन आप XYZ लिमिटेड कंपनी के उस सेम ईयर से भी कर सकते हो, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि भाई उस कंपनी की ग्रोथ का रीजन क्या और मेरी कंपनी क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रही, तो मुझे क्या क्या स्टेप है, क्या क्या मेजर लेने चाहिए कि मेरी कंपनी ग्रो करे। या मैं ये देख सकता हूँ कि भाई पिछले ईयर में मेरी कंपनी का खर्चा कितना हुआ था और इस साल मेरी कंपनी का खर्चा कितना है, पिछले ईयर में इनकम कितनी थी, इस साल में इनकम कितनी है, तो मैं खुद अपनी कंपनी के पुराने रिकॉर्ड से करंट रिकॉर्ड को भी कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कोई भी बिजनेस अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखना पसंद करता है कि भाई कैसे कैसे मैं अपने जो है बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ। अब सेम जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो बिजनेस ग्रो करने के साथ साथ आपका क्या होता है, कंट्री की भी इकोनॉमी पे उस बिजनेस का इम्पैक्ट पड़ता है और कंट्री की भी नेशनल इनकम ग्रो करती है, तो गवर्नमेंट और प्लस बिजनेस प्लस और अदर लोग ये देखते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर कंपनी का हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ पे क्या असर पड़ रहा है। तो ये हमारे एडवांटेजेस है अकाउंटिंग की। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग हमारी क्या क्या होती हैं। सबसे पहली हमारी लिमिटेशन है मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट। मतलब जो हमारी मनी होती है वो हमारा मेजरमेंट यूनिट होती है। इट मींस कि हम अकाउंटिंग केवल उन्हीं आइटम्स की या उन्हीं चीज़ों की कर पाते हैं जिनको हम मनी के रूप में मेजर कर पाते हैं। मतलब जो चीज़ें मनी के रूप में वैल्यूएशन नहीं हो सकता जिन चीज़ों का, उन चीज़ों की अकाउंटिंग में कोई भी जगह नहीं होती। तो ये हमारा सबसे पहला लिमिटेशन है कि मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट। सेकंड पॉइंट है हमारा चेंज इन प्रिंसिपल एंड मेथड्स। देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे जो जैसे हम अकाउंटिंग में आगे बढ़ते हैं
तो अकाउंटिंग में हमारे फॉर्मेट्स, हमारे प्रिंसिपल्स और हमारे मेथड्स अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चेंज होते जाते हैं। जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करेंगे तो उसका तरीका अलग होगा, हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करेंगे तो उसका तरीका थोड़ा अलग होगा, हम कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे तो उसका तरीका थोड़ा अलग होगा। मतलब थोड़े से प्रिंसिपल्स और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो परफॉर्मेंस है वो हमारे थोड़े से चेंज हो जाते हैं, और जो है क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर आता है जब हम प्रिंसिपल्स और मेथड्स को इन्वॉल्व करते हैं इन अकाउंटिंग में। थर्ड पॉइंट है हमारा एडजस्टमेंट बिटवीन द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर। एडजस्टमेंट बिटवीन द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर मींस कि हमारे पास जितनी कैपिटल है उस कैपिटल से हमारे पास जितनी इनकम हुई हम उस इनकम के प्रोपोर्शन में ही क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। या हम इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, जितनी हमारे पास कैपिटल है उसी कैपिटल के हिसाब से हम अपने एक्सपेंसेस कर सकते हैं, और जब हम उनके उतनी के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस करेंगे तो उसी हिसाब से हमारी जो है इनकम जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि कोई बिजनेसमैन है, वो 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू करता है, तो जब वो 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू करेगा तो क्या करेगा, रॉ मटेरियल परचेज करेगा। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद वो उसको जो रॉ मटेरियल को परचेज करके लेके आएगा उसका कैरेज, यानी जिसको हम फ्रेट बोलते हैं, कैरेज बोल सकते हैं, वो भाड़ा देगा अपनी फैक्ट्री तक लाने का, प्लस वो वेजेस देगा लेबर को उसको प्रोडक्शन करने के लिए। तो क्योंकि 10 लाख एक कम अमाउंट है तो उससे वो क्या है कि रॉ मटेरियल कम परचेज कर पाएगा, लेबर कम रख पाएगा, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो सेल कम होगी, जब सेल कम होगी तो उसकी इनकम कम होगी। इट मींस क्या हुआ, उसने जब एक्सपेंसेस कम किए तो उसकी इनकम भी कम हुई। इन कंपैरिजन ऑफ एक दूसरा बिजनेसमैन है, वो क्या करता है 1 करोड़ लगा के सेम बिजनेस शुरू करता है। तो जब वो 1 करोड़ लगा के अपनी बिजनेस शुरू कर रहा है तो क्या होगा कि जब 1 करोड़ लगेगा तो उसमें क्या होगा, रॉ मटेरियल की परचेजिंग पावर भी ज्यादा हो जाएगी, लेबर पे सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में पैसा देने के लिए यहाँ पे मनी भी ज्यादा होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा जो है एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी, ज्यादा होने लगेगी। तो ये हमारा क्या होता है कि बेसिकली हमें इनकम और एक्सपेंसेस को आपस में कोरिलेट करना पड़ता है और उनका एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि भाई यदि मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो उसी हिसाब से मेरी इनकम भी ज्यादा हो सकती है, और यदि मेरे एक्सपेंसेस कम है तो उसी हिसाब से मेरी इनकम भी कम होगी। या मान के चलिए यदि कोई मेरे प्रोडक्ट के रेट में चेंज आ रहा है तो मेरे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो उसी हिसाब से मेरी इनकम जनरेशन हो सकता है। प्रॉफिट जो मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ 10% का, वो मुझे कम करके 10 की जगह 7% या 6% करना पड़े तो ऑटोमेटिकली मेरी इनकम कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जो भी हमने इसमें लास्ट में बताया। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है कि जैसे मान के चलिए वेजेस रेट बढ़े, वेजेस रेट बढ़े तो वेजेस रेट बढ़ने पे क्या होगा कि मार्केट में जो वेजेस रेट बढ़े वो हमारी फैक्ट्री में, वो हमारे बिजनेस में नहीं बढ़ेंगे। हम उस सेम रेट को लेके चलेंगे जो हमने रेट लेके चला था। जैसे अभी हमने एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में एक पॉइंट पढ़ा था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव एनालिसिस हम करते हैं। तो कंपैरेटिव एनालिसिस हमने पुराने साल के खर्चों को नए साल के खर्चों से हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आप जरूरी नहीं है कि पुराने साल में जो लेबर का रेट था या जो डीजल का रेट था या जो पेट्रोल का रेट था वो सेम हो जो आज की डेट में है। मींस कि ये राइज अप होते हैं, तो जब राइज अप होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, और जब ये एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक तरीके से इन्फ्लेशन। बट इन्फ्लेशन का इफेक्ट हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें कहीं पर भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट शो नहीं किया जाता। तो ये भी हमारी एक लिमिटेशन होती है अकाउंटिंग की। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी बिजनेस की, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स होती है यानी जो मैन पावर होती है वही सबसे ज्यादा क्या करती है, प्रोडक्शन में हेल्प करती है, लाइक लेबर, लाइक एम्प्लॉइज। तो वो क्या करते हैं भाई, उसमें हेल्प करते हैं। लेकिन उस ह्यूमन की जो भी हमारा माइंड है या जो भी हमारी उनकी क्रिएटिविटी है उसको हम कहीं पर भी मनी के रूप में मेजर नहीं कर पाते। तो जब हम उसको मनी के रूप में मेजर नहीं कर पाते तो उसकी भी कोई भी रिकॉर्डिंग हमारे बिजनेस अकाउंटिंग में नहीं की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन। इट मींस कि हमारी जो अकाउंट्स में जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में जितनी भी हमारी एसेट्स लिखी जाती हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके पास एक कार है, आपने आज से 5 साल पहले वो कार खरीदी थी और उस कार की उस समय कीमत थी मान के चलिए 10 लाख रुपीज। तो अगर मैं आज की डेट में आपसे उस कार की कीमत पूछूंगा तो आप बताएंगे कि भाई ये 10 लाख रुपीज में ली थी।
जबकि आज 5 साल बाद उसकी कीमत डेप्रिशिएट होकर कुछ कम हो गई होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अकाउंट्स में वही वैल्यू लिखी रहने देते हैं जिस वैल्यू पर हमने अपनी एसेट को परचेज किया था, जो कि हमारा अकाउंटिंग का ड्रॉबैक होता है। जिससे क्या होता है कि हमें एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन अपने बिजनेस की पता नहीं चल पाती है। तो ये हमारी लिमिटेशंस है अकाउंटिंग की। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग वैसे तो काफ़ी सारी होती हैं, बट हम जो मेन ब्रांचेस हैं उन पे आज हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो हमारी मेन ब्रांचेस होती हैं दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड सोशल अकाउंटिंग। तो देखिए सबसे पहले हमारी होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ और इट्स अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पर जो हम अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए जो अकाउंटिंग करते हैं, वो अकाउंटिंग हमारी सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आती है। इट मीन जैसे हम कंपनी का प्रॉफिट पता कर रहे हैं, हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है, तो वो सब सारा हमारा पार्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारी सेकंड अकाउंटिंग होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी वो अकाउंटिंग होती है जहाँ पर हम अपने एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई आप जैसे मान के चलिए मार्कर है, आप मार्कर परचेज करने जा रहे हैं या आप पेन परचेज करने जा रहे हैं, तो उस एक पेन की कोई ना कोई कीमत होती है। मान के चलिए 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए या 500 रुपए, जो भी है, हर पेन की कीमत होती है। लेकिन 2 रुपए वाला पेन भी वैसे ही लिखेगा जैसा आप उससे लिखना चाहोगे, 100 रुपए वाला पेन भी वैसे ही लिखेगा जैसा आप उससे लिखना चाहोगे, जैसे ही आपकी हैंडराइटिंग होगी। उसमें बहुत ज्यादा चीजों में चेंज नहीं आएगा, बट लेकिन क्वालिटी ऑफ इंक या मान के चलिए उसकी जो डिजाइनिंग है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जिस कारण से उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो है हमारे प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। तो वो अंतर कैसे आता है, हमने क्या क्या चीजें इनकलकेट करी उसमें, तो वो सारी चीजें हम पता करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, जो हम अभी आगे आपके बीकॉम और बीबीए में ये चीजें पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप 12th में पढ़ेंगे, जिसमें हम आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, ये सारी चीजें हम निकालते हैं कि भाई हमारा किस किस तरीके से क्या क्या रेशियो आ रहा है, क्या हमारा कैश का इनफ्लो हो रहा है, क्या हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो वो सब सारी चीजें हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती है। नेक्स्ट ये एक नई अकाउंटिंग है जो कि सोशल अकाउंटिंग कहलाती है। सोशल अकाउंटिंग बेसिकली इसीलिए कहलाती है क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स बना दी हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, कि भाई यदि कोई बड़ा बिजनेस है तो उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, और यदि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा तो वो अपनी सोशल अकाउंटिंग के थ्रू दिखाएगा कि भाई उसने कहाँ कहाँ पर कितना पैसा सोशल वेलफेयर के लिए खर्च किया। लाइक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ डोनेट किया, या मान के चलिए कुछ स्कूल्स बनवा दिए, या मान के चलिए कुछ हॉस्पिटल बनवा दिए, स्कूल में उसके एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री एजुकेशन ले रहे हैं, हॉस्पिटल में एम्प्लॉयज जो है उसके वो इलाज करवा रहे हैं, या उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, या उसने और कोई सोशल वेलफेयर का काम किया, तो वो सब सारी चीजें हमारी सोशल अकाउंटिंग के पार्ट में आती हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, जिसमें आज हमने आपके 4 टॉपिक कवर किए: ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशन एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट डालना ना भूलें। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी होगी बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के डिफरेंस और यूजर ऑफ अकाउंटिंग की। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।